नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका, स्वागत आपका लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आज शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स की टीचिंग मेथड्स के एमसीक्यूज। कल की क्लास में हमने देखा था टीचिंग मेथड्स के बारे में, उसमें भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में बात की थी। आज की जो क्लास हमारी सेकंड क्लास है और आई होप कि आपने पहली वाली क्लास देखी होगी, और नहीं देखी है तो आप ज़रूर उस क्लास को देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में ऐसे ही टीचिंग मेथड्स के एमसीक्यूज लाने वाले हैं और सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, और जिससे आपकी तैयारी जो है वो भी इम्प्रूव होने वाली है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चलिए शुरू करते हैं। गणित विषय का पाठ्यक्रम में क्या महत्व है? जो हमारा गणित सब्जेक्ट है, जिसको प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल में शामिल किया गया है, उसका पाठ्यक्रम में क्या महत्व है? वो बच्चों को कैसे, उनको तर्क करने में, उनको डेवलप करने में कैसे जो हेल्प कर रहा है, उसके बारे में पूछा गया। चलिए देखते हैं ऑप्शन। नंबर ए, गणित विषय तर्क शक्ति विकसित करता है। नंबर बी, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक है। नंबर सी, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। और नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए इसमें बताएगी कि गणित विषय तर्क शक्ति विकसित करता है। जैसे कि लोक ने कहा है, गणित जो है वो बच्चों के मस्तिष्क को तर्क विकसित करने का एक रास्ता उपलब्ध कराता है। नंबर बी, विज्ञान की सभी शाखाओं के अध्ययन में सहायक है। देखिए एक विद्वान हुए हैं कांट का कहना है कि विज्ञान तब तक सत्य नहीं है जब तक उसमें मैथ नहीं है, तो इसलिए ये भी इसका आंसर हो सकता है। नंबर सी, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी। व्यवहारिक जीवन के प्रत्येक काम में मैथ जो है एक हमारा एक इम्पोर्टेंट जो साथी कह सकते हैं, उसके रूप में हमारे लिए उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, गणित क्या है? क्या पूछा है? गणित क्या है। हमें से पूछा कि गणित क्या है। इसका आंसर देने के लिए एक विद्वान ने एक कथन भी कहा है, क्या कि यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। गणित के बारे में क्या बताया गया है कि मानव चिंतन का प्रतिफल है। देखिए गणित होता है, उसमें हम सोचते हैं, विचारते हैं, चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं और फिर उसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये बताया कि मानव चिंतन का प्रतिफल है। अब हमारे जो अनुभव, उनसे ये स्वतंत्र है, अनुभव में इसे बांध नहीं सकते हैं, और सत्य के अनुरूप है। जो ये सत्य के अनुरूप है, तो ये कथन किसका है, ये हमसे पूछा गया। चलिए देखते हैं। नंबर ए, बर्नार्ड शॉ। नंबर बी, होगमैन। नंबर सी, आइंस्टीन। नंबर डी, स्किनर। तो जो गणित को जो बिल्कुल सत्य सब्जेक्ट बताया वो बताया है आइंस्टीन ने। तो हमारा राइट आंसर क्या है? नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, हमसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है। जो अंकगणित है, नंबरिक जो वैल्यू है, जैसे कि गिनतियों की जोड़, बाकी गुणा घटा, ये सारे हो गए, उसके बारे में पूछा गया कि उसका शिक्षण, अंकगणित शिक्षण जो हम करवा रहे हैं विद्यालय में, उसका शिक्षण का क्या उद्देश्य है। चलिए ऑप्शन देते हैं। नंबर ए, आधारभूत गणनाओं को सरल तथा संक्षिप्त में कर पाना। नंबर बी, मात्रात्मक पक्ष की समझ विकसित करना। नंबर सी, व्यावहारिक गणितीय समस्याओं के प्रति अवबोध विकसित करना। और नंबर डी, सभी। चलिए देखते हैं। आधारभूत गणनाओं को सरल तथा संक्षिप्त में कर पाना। आधारभूत गणनाएं, गणित की जो दो फैक्ट होते हैं, जैसे कि संख्या ज्ञान और संक्रिया ज्ञान, उसमें जो होता है संक्रिया ज्ञान, वो गणित की आधारभूत, हम कह सकते हैं आधार है गणित का, जिसमें होते हैं जोड़ बाकी हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, ये जो है गणित की आधारभूत गणनाएं हैं। तो बच्चों को स्कूल में इस लेवल पे हमें तैयार करना होता है, जिससे कि वो आपकी जो आधारभूत गणनाएं हैं, जो नॉर्मल वैल्यूज है, उनको जोड़ना घटाना वो सीख सके। नंबर 2, मात्रात्मक पक्ष की समझ विकसित करना। मात्रात्मक पक्ष जैसे कि मापना हो गया, लीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, दूरी हो गई, ये जो सारी चीज़ें वो मात्रात्मक पक्ष में आते हैं। क्या गणित से इन मात्रात्मक पक्ष की भी हमें समझ होती है। नंबर सी, ये पूछा कि व्यावहारिक गणितीय समस्याओं के प्रति अवबोध विकसित करना। अवबोध यानी कि जानना, उसको ज्ञान होना। तो व्यावहारिक गणितीय समस्याएं, देखिए कि जो समस्या होती है, यानी कि जो नॉर्मल जो दैनिक लाइफ में होती है, वो समस्या अचानक तो आती नहीं है, वो धीरे धीरे होती है, लेकिन उनको जो व्यवहार में बच्चा कैसे उसको सोल्व कर रहा है, उसको कैसे वो अंकगणित के माध्यम से कैसे जोड़ हो गया, गुणा हो गया, वो जो उसको लाइन पे जो मिल रही है प्रॉब्लम्स, उसको वो कैसे सोल्व कर रहा है, इसके लिए भी क्या अंकगणित उपयोगी है। हाँ, जैसे कि वो बाजार में मार्केट जा रहा है तो उसको लेन देन करना है, इतने दे दिए, इतने वापस मिले, वो सारी हैं, तो वो उसके व्यवहारिक जीवन में आने वाली हैं। तो अंकगणित का किस किस में उपयोग है? इन सारे क्षेत्रों में उपयोग है। जो हमारा राइट आंसर है वो है नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित को पाठ्यक्रम में उच्च स्थान न देने पर इसके प्रभाव होंगे। गणित को पाठ्यक्रम में उच्च स्थान न देने पर, अगर हम गणित
को जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें नहीं रखेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं, वो पूछा गया है। देखिए क्लास आपको जो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर लीजिए और हमें भी जो है फीडबैक मिलता रहे, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छी क्लासेज लेके आते रहें और हमारी जो शुरुआत है वो आगे बढ़ती रहे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th नंबर का। उसमें बताया गया है कि गणित को पाठ्यक्रम में स्थान नहीं देंगे तो क्या होने वाला है। नंबर ए ऑप्शन, बालकों के मानसिक प्रशिक्षण के अवसर कम मिलेंगे। नंबर बी ऑप्शन, नियमित व क्रमबद्ध ज्ञान ग्रहण की आदत विकसित नहीं होगी। नंबर सी ऑप्शन, तार्किक दृष्टिकोण विकसित नहीं होगा। ये पूछा गया कि अगर गणित को हम विद्यालय जो है हमारे जो स्कूल्स है उसमें शामिल नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी क्या डीमेरिट्स रहने वाली है, उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए बालकों को मानसिक प्रशिक्षण के अवसर कम मिलेंगे, जैसे कि प्लेटो ने कहा था कि मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है। तो अगर मैथ होगी नहीं तो बच्चा कैसे सोचेगा, कैसे जोड़ेगा, कैसे घटाएगा, उसको तो ये प्रशिक्षण मिलेगा नहीं। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है कि इसका ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नंबर बी ऑप्शन बताया था कि नियमित व क्रमबद्ध ज्ञान ग्रहण की आदत, नियमित और क्रमबद्ध रूप से, जैसे कि हम मैथ के कोई भी क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो उनको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें पूरी तरह से अनुशासित रखता है। तो अगर मैथ नहीं होगा तो हमें ये आदत भी विकसित नहीं होगी। नंबर से तार्किक दृष्टिकोण विकसित नहीं होगा। ये तो लोग ने कह रखा है कि तर्क शक्ति का विकास नहीं होगा तो उसकी जो मानसिक जो और भी क्षमताएं हैं वो भी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो क्या डीमेरिट्स रहने वाली है, ये सारे हमारे जो प्रॉब्लम्स है क्रिएट हो जाएगी। तो राइट आंसर है नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार तथा कुंजी है। देखिए कल की क्लास में हमने देखी थी बहुत सारी क्वेश्चन आए थे, उनमें जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस रह गई थी वो आज की क्लास में शामिल कर रहे हैं। और अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। ये जो कोटेशन है वो कह रही है कि गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार तथा कुंजी है। ये कोटेशन है किसके द्वारा की गई, ये कथन किस विद्वान का है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए प्लेटो, नंबर बी स्किनर, नंबर सी होगबेन, नंबर डी बेकन। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, सिंह द्वार तथा कुंजी है। तो ये ऑप्शन है बेकन का। होगबेन ने तो ये कहा था कि सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, पर प्लेटो ने कहा था कि सोयु आत्मा को जागृत करता है। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या है, सिंह द्वार और कुंजी। देखिए आपको हिंट याद रखना है कि जैसे ये नाम आ जाए, प्लेटो आ जाए तो सोयु आत्मा को जागृत कर रहा है, होगबेन आ जाए तो दर्पण है, ऐसे याद रखना है। और बेकन आ जाए तो हमें क्या याद रखना है, कुंजी। बेकन आ जाए तो क्या याद रखना है, कुंजी। तो इसका राइट आंसर क्या है, बेकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक किसके द्वारा होता है। हम अभी मैथ्स की टीचिंग मेथड्स कर रहे हैं तो इसमें वैसे तो आपको राइट आंसर पता लग ही गया होगा कि इसका तो मैथ होने वाला, लेकिन इन जो हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके आधार पर हमें देखना है कि तर्क शक्ति का सबसे अधिक विकास, हमसे ये पूछा गया कि सबसे अधिक विकास किसके द्वारा होने वाला है। क्या विज्ञान से होता है या गणित से होता है, सामाजिक विज्ञान से होता है या चित्रकला से होता है। तो जब हम इन ऑप्शंस के माध्यम से देखें तो सबसे अधिक जो सटीक आंसर रहने वाला है वो है गणित, क्योंकि गणित जो है विज्ञान का भी आधार है, सामाजिक व्यवहार होते हैं, व्यवहारिक जीवन होता है उसमें भी आधार है। लेकिन जब 100 इम्पोर्टेंस देखें तो 100 में से 100% है वो तो है मैथ। नंबर 1 पे आएगा मैथ, सबसे अधिक तर्क शक्ति का विकास करता है। उसके बाद जब 2 नंबर पर देखें तो साइंस आने वाला है, 3 नंबर पे देखें तो सोशल साइंस आने वाला है, और रही बात चित्रकला की तो ये सोशल साइंस का ही एक पार्ट है। तो हमारा राइट आंसर है मैथ, जो सबसे अधिक तर्क शक्ति का विकास करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, गणित शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। देखिए ध्यान से पढ़िए ये क्वेश्चन, गणित शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। देखिए एग्जाम्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं जैसे जिनको हम अगर थोड़ी सी भी गलती कर दे पढ़ने में तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो इसको ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा है कि गणित शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। हमने अभी प्लेटो की देखी थी, प्लेटो ने क्या कहा था कि मानसिक शक्तियों को विकसित करता है और सोयु आत्मा को जागृत करता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। तो इसमें हमारा जो आंसर रहने वाला वो है शल्टज महोदय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का कारण क्या है। हमने जो जस्ट पीछे क्वेश्चन पढ़ा था उसमें तो पढ़ा था कि अगर शामिल नहीं करेंगे
एक विषय, एक मोस्ट सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या प्रॉब्लम होने वाली है। और इसमें यह पूछा गया अगर हमने शामिल कर दिया तो उसके लिए, उसके कारण हमारे जो है क्या इम्प्रूवमेंट होने वाली है और क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए, यह दैनिक जीवन में उपयोगी है। नंबर बी, ये यथार्थ विज्ञान है। नंबर सी, यह बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। और नंबर डी, सभी। चलिए देखते हैं। इसमें बताया गया है कि गणित जो है वो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। हाँ, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड होती है जिनमें हमें पग पग पर मैथ जो है बहुत ही उपयोगी होती है। जैसे छोटा बच्चा वो मार्केट जा रहा है, या फिर बड़े जो लोग उन्होंने अपना अगर बिजनेस शुरू कर रखा है, अपना रोजगार शुरू कर रखा है, तो उसमें क्या उनको बेनिफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उन सभी का रिकॉर्ड रखना है। उसके लिए भी मैथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और नंबर 2, यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ का मतलब होता है सत्य, बिल्कुल सत्य, जिसमें कोई बनावटीपन ना हो। जैसे दो टॉपिक होते हैं, जैसे एक तो यथार्थ हो गया और एक काल्पनिक हो गया। जो काल्पनिक चीज होती है वो तो सिर्फ कल्पना में होती है, और यथार्थ होती है वो बिल्कुल यथार्थ, हमें सत्य के रूप में दिखाई देता है, बिल्कुल इम्प्योर, बिल्कुल प्योर होता है, और हमें दिखाई बिल्कुल परफेक्ट जो फैक्ट होते हैं उस तक हमें लेके जाता है। तो गणित जो है वो एक यथार्थ विज्ञान है। नंबर सी है, ये बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, बच्चों की तर्क शक्ति को विकसित करता है। तो ये पूछा है कि पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का क्या क्या कारण है। तो दैनिक जीवन में उपयोगी भी है, ये भी है, यथार्थ विज्ञान भी है। नंबर सी, बच्चों के तार्किक दृष्टिकोण भी उत्पन्न करती है। तो राइट आंसर क्या है? नंबर डी। तो 8 नंबर का आंसर जो है, राइट आंसर हुआ है नंबर डी, यानी कि इन सभी में मैथ्स हमारे लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विषय के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, वो तो हमने जस्ट देखा था कि गणित जो है उसको पाठ्यक्रम में शामिल करने के क्या लाभ है, नहीं करेंगे तो क्या हमारे लिए हानि होने वाली है। और इसमें ये पूछा गया कि प्रमुख उद्देश्य क्या है। एक बात, जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं, तो उसमें आपको जो है बिल्कुल ब्रॉड माइंडेड रहना पड़ता है, क्योंकि जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो डायरेक्टली नहीं पूछे जाते। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, जो आपको आपकी जो व्यवहार है उस पर भी डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी चीज़ के बारे में कैसे थिंक कर रहे हो। तो उनको भी ध्यान, आपको जो सभी व्यूज है उसको ध्यान में रख के आपको आंसर देने पड़ते हैं। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन। गणित विषय के शिक्षण का उद्देश्य है, उद्देश्य कौन सा वो भी पूछा, प्रमुख उद्देश्य क्या है। गणित विषय को अगर हमने अगर शामिल किया है पढ़ाई में, तो उसमें उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। गणित विषय को समझने में बालक की मदद करना। नंबर बी, जीवन के लिए गणित की परिभाषाएं याद करवाना। नंबर सी, गणित विषय के लिए छात्रों की क्षमता का विकास करना। नंबर डी, ज्यामितीय प्रयोग प्रतिपादित करने में दक्ष बनाना। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है कि गणित विषय को समझने में बालक की मदद कराना। हाँ, हो सकता है, लेकिन आगे भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि कौन सा हमारा राइट रहने वाला है, ये भी हमें पूरा पता होना चाहिए। ऑप्शन हमें सभी पढ़ने चाहिए। बी नंबर है, गणित विषय की परिभाषाएं याद करवाना। जीवन के लिए गणित की परिभाषाएं याद करवाना, ये तो हो नहीं सकता। ऐसे थोड़ी हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमसे ये पूछा गया कि भाई 2 + 2 कितने होते हैं, हम उसमें उसकी डेफिनेशन बता देते हैं। ये जरूरी नहीं होता है, हमेशा हर काम के लिए परिभाषाएं याद रखना कोई जरूरी नहीं है। तो ये तो इसका हो ही नहीं सकता। नंबर सी है, गणित विषय के लिए छात्रों की क्षमता का विकास करना। हाँ, ये हो सकता है। नंबर डी देखते हैं, ज्यामितीय प्रमेय प्रतिपादित करने में दक्ष बनाना। ज्यामितीय प्रमेय वो तो सिर्फ एक ही फील्ड हो गया, तो उसके लिए तो ये प्रमुख उद्देश्य नहीं है। चलिए, ये हमारे पास ए नंबर और सी नंबर, ये जो है दोनों बिल्कुल सेम से लग रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है वो क्या है। ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि गणित विषय को समझने में बालकों की मदद करना, और ये जो सी ऑप्शन है वो कह रहा है कि गणित विषय के लिए छात्रों की क्षमता का विकास करना। समझना, ये तो जब क्लास में होते हैं तो टीचर्स अगर बड़े अच्छे समझाने वाले होते हैं तो बच्चे समझ लेते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी क्षमता का विकास करना, उनकी जो क्षमताएं हैं उनको विकसित करना, कि वो अपने लेवल पर कोई भी अगर कोई मैथमेटिक्स जो आगे क्वेश्चन आ गए, कोई प्रॉब्लम्स आ गई, कोई मार्केट का लेन देन हो गया, तो उनको अपनी क्षमता के आधार पर कैसे वो जोड़ घटा कर सकते हैं, उनके बारे में समझाना। तो राइट आंसर क्या है? नंबर सी, गणित विषय के लिए छात्रों की क्षमता का विकास करना, ताकि वो अपने लेवल पर उस काम को कर सके। नंबर 10, निम्न में से गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य हमसे पूछा गया। उद्देश्य जो होते हैं हमारे पास 2 होते हैं, एक तो होता है संकीर्ण और एक होता है विस्तृत। एक होता है संकीर्ण और एक होता है विस्तृत।
तो इन दोनों उद्देश्य में हमसे किसके बारे में पूछा गया? संकीर्ण उद्देश्य के बारे में। जो विस्तृत उद्देश्य होते हैं उनको हमें अचीव करने में एक लंबा टाइम लगता है, लंबी प्रोसेस होती है, काफ़ी लंबे टाइम से हमें अचीव होते हैं। और संकीर्ण उद्देश्य होता है वो जैसे कि हम करवा रहे हैं, टीचिंग करवा रहे हैं क्लास में, तो हम उसे एक क्लास में हो सकता है, 2 क्लास में, या थोड़ी सी प्रोसेस के बाद हम उसे अचीव कर सकते हैं। तो इसमें यही पूछा गया कि संकीर्ण उद्देश्य क्या है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, परिकलन एवं मापन पर समझ विकसित करना। परिकलन और मापन, जैसे कि मापना, क्षेत्रमिति हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, इन सभी में जैसे कि हम त्रिभुज का माप करते हैं, आयत वर्ग, इन सभी के बारे में देखते हैं। जैसे कि खेत हो गया, उसका क्षेत्रफल माप करते हैं। तो ये मापन की समझ विकसित करना। नंबर बी ऑप्शन है, दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना। देखिए जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो डेली लाइफ में आने वाली होती है, वो अचानक से तो आती नहीं, और ना ही उनका अचानक से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। उनमें भी एक थोड़ी सी जो है एक टाइम लगता है, उनको समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है, फिर उनका जो सॉल्यूशन है वो निकालना पड़ता है। तो नंबर सी है, संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। संख्यात्मक कौशल, हम सिंपली लैंग्वेज में देखें तो संख्यात्मक कौशल यानी कि जैसे कि जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुणा हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो जिसको हम क्लास में एक समझा सकते हैं, अच्छे से बच्चा उसको समझ सकता है। और नंबर डी ऑप्शन है, अमूर्त चिंतन का विकास बीजगणित के माध्यम से करना। अमूर्त चिंतन, बच्चा चिंतन किस में करता है? चिंतन करता है मस्तिष्क में। बच्चा चिंतन करता है मस्तिष्क में, और उसके बाद वो उस पर सोचता है, विचारता है, मनन करता है, चिंतन करता है, और फिर अपने फैक्ट्स उस पर रखता है, और इस प्रकार से उसमें एक अमूर्त चिंतन का विकास होता है। तो ये भी एक लंबी प्रोसेस हो सकती है। सिंपली लैंग्वेज में समझाने के लिए संकीर्ण और विस्तृत क्या होता है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए जो हमारा आंसर देखते हैं, तो इन ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर और डी नंबर में तो हमें एक लंबी प्रोसेस लग रही है। और सी नंबर जो संख्यात्मक कौशल, जैसे कि आपने क्लास में शुरू किया, टॉपिक शुरू किया आपने, जैसे कि जोड़ सिखाना है, तो जोड़ सिखाने के लिए आप चाहे उनको 2 लाइन वाले, 2 स्टेप वाले जोड़ सिखा सकते हैं, या उनको कैरी वाले जोड़ सिखा सकते हैं। तो इनके लिए आपको एक संकीर्ण जो रूप है वो ही लेना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गणित सेक्शन में मौखिक कार्य का उद्देश्य नहीं है। ये देखिए ध्यान से, एक तो दिया गया मौखिक कार्य और दूसरा हमसे पूछा गया उद्देश्य नहीं है। ये जो नहीं है, हाँ है, इन वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। गलती करनी है वो इन्हीं क्लासों में कर लीजिए, लेकिन ताकि आपको बाद में एग्जाम में कभी गलती नहीं करनी पड़े, और प्रत्येक ऑप्शन को आपको ध्यान से भी पढ़ना है। चलिए देखते हैं नंबर ए ऑप्शन, गणनाओं में तीव्रता। क्या मौखिक कार्य से गणना में तीव्रता आती है? नंबर बी, गणना संबंधी कुशलताओं को विकसित करना। क्या गणना संबंधी कुशलताएं भी विकसित होती है मौखिक कार्य से? नंबर सी, वर्तनी लेखन में सुधार। नंबर डी, ध्यान, स्मरण शक्ति तथा एकाग्रचित्तता का विकास। एकाग्रचित्तता यानी कि कंसंट्रेशन, क्या इनका विकास होता है? चलिए देखते हैं। गणनाओं में तीव्रता, हाँ, मौखिक कार्य अगर हमने बच्चे को दिया है, जैसे कि हमने उन बच्चे को ये जो सिंपली जो आधारभूत मैथमेटिक्स है उनको सिखाने के बाद हमने ये कहा कि आपके पास मान लो ये 5 ये मान लेते हैं कि 5 आपके पास टॉफियाँ थी, उसमें 3 टॉफियाँ थी, उसमें से एक आपने किसी को दे दी, कितनी बची? तो वो मौखिक रूप से, वर्बल रूप से हमको करके काउंट करके बताएगा। तो गणनाओं में तीव्रता हो सकती है, इसमें भी मौखिक कार्य यूज हो रहा है। नंबर बी, गणना संबंधी कुशलताओं को विकसित करना। हाँ, बच्चे को हम क्लास में अगर अभ्यास कराएंगे, उसको ओरली ज़्यादा हम क्वेश्चन देंगे तो वो उसको ज़्यादा करना सीख जाएगा, उसकी भी गणनाओं में कुशलता हो जाएगी। नंबर सी कह रहा है कि वर्तनी लेखन में सुधार। वर्तनी लेखन में सुधार, हमसे क्या पूछा गया कि मौखिक कार्य, और ये बता क्या रहा है कि वर्तनी लेखन में सुधार, वर्तनी की शुद्धता, वो तो हम हिंदी में देखते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में देखें तो मैथ में तो ये होता नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? नंबर सी ऑप्शन, 11 का जो ऑप्शन है वो है नंबर सी। ये इसका मौखिक कार्य का उद्देश्य नहीं है, ये तो रिटर्न वर्क में हो गया। और नंबर डी है कि ध्यान, स्मरण शक्ति, एकाग्रचित्तता का विकास, कंसंट्रेशन भी बच्चों का इससे विकसित होता है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो मैथ के आंसर में गलत भी मिल सकते हैं, इसलिए कंसंट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व नहीं है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व नहीं है। अगर हम विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में माना गया है, जो कि प्राइमरी लेवल से और मिडिल लेवल यानी कि प्राथमिक स्तर से और माध्यमिक स्तर तक गणित को एक अनिवार्य विषय माना गया है, तो उसमें बताया गया अगर पाठ्यक्रम में गणित का महत्व क्या नहीं है, इनमें से क्या महत्व नहीं है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में,
नंबर बी बौद्धिक आदतों के विकास में, नंबर सी तकनीकी कौशल हासिल करने में, नंबर डी वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, ज्ञान और कौशलों की प्राप्ति में। जब बच्चा मैथ करेगा यानी कि उसमें वो सिंपली आधारभूत जो प्राइमरी लेवल में देखते हैं कि जोड़ बाकी गुणा घटा, उसको गिनती बोलना, पहाड़ी सीखना, वो सब करेगा तो उसकी ज्ञान में वृद्धि होगी, उसका बौद्धिक विकास होगा। नंबर बी बौद्धिक आदतों के विकास में, हाँ बौद्धिक आदतों का विकास तो होगा क्योंकि बच्चा तर्क करेगा, सोचेगा, विचारेगा और फिर ध्यानपूर्वक वो जो है उनको करेगा, आंसर देगा, तो इससे बौद्धिक क्षमता जो उसकी विकसित होगी। और वांछित दृष्टिकोण पैदा करना, वांछित दृष्टिकोण, वांछित का मतलब होता है जो हमने चाहा है, जो परिवर्तन हम बच्चों में करना चाह रहे हैं। वांछित परिवर्तन होता है जैसे कि हमने ये चाहा कि हमने बच्चे को जोड़ सिखा दिया तो वो मार्केट में जाके उस लेवल तक अपना वो काम कर सके। जैसे कि हमने गिनती बोलना सिखा दिया, पहाड़े सिखा दिए, तो वो जो हम परिवर्तन बच्चे में चाह रहे थे, प्राइमरी लेवल तक के बच्चे में जो चाह रहे थे वो परिवर्तन हो रहा है, तो उसे कहते हैं वांछित परिवर्तन। तो मैथ से वांछित दृष्टिकोण भी पैदा होता है। और नंबर सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि तकनीकी कौशल हासिल करने में जो पाठ्यक्रम में गणित है वो महत्व नहीं करता है। तो राइट आंसर है नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन कार्य के दौरान शिक्षण छात्रों से कल्पनाशील सवाल पूछता है। जब शिक्षक जो है क्लास में टीचिंग करवा रहा है तो उसमें वो छात्रों से कल्पनाशील सवाल पूछता है। कल्पनाशील सवाल, इसमें किस विकास का उद्देश्य है, किस विकास यानी कि कौशल, किस कौशल के विकास का उद्देश्य है, ये पूछा। ये टीचर जो क्लास में बच्चों को टीचिंग करवा रहा है तो उसमें वो बच्चों से बहुत ही कल्पनाशील सवाल पूछ रहे हैं, तो इससे बच्चों में कौन से कौशल का विकास होगा, कल्पनाशील। तो इसके लिए मैं ऑप्शन देखते हैं, नंबर ए सामाजिक कौशल, नंबर बी भाषा कौशल, नंबर सी संचार कौशल, नंबर डी चिंतन कौशल। देखिए कल्पना करना, मस्तिष्क में कल्पना करेगा, उसके बारे में चिंतन करेगा, विचार करेगा, ये सारी जो चीज़ें करेगा। तो इसमें कल्पना के लिए मेन जो थिंग होने वाली वो कौन सी है, चिंतन कौशल। तो जब बच्चों से कल्पनाशील सवाल पूछेंगे तो वो इसके लिए चिंतन करेगा, तो इससे किस कौशल का विकास होगा, चिंतन कौशल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकगणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है, क्वेश्चन है हमारा, अंकगणित का पाठ्यक्रम में महत्व है। देखिए है नहीं, ये तो बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ता है। अंकगणित का पाठ्यक्रम में महत्व है, ये पूछा गया कि अंकगणित जैसे कि जोड़ बाकी गुणा भाग घटाव ये सारे हो गए, ये अंकगणित के जो फंडामेंटल्स बोलते हैं उनको, तो इनका पाठ्यक्रम में क्या महत्व है ये देखते हैं। नंबर ए ऑप्शन, गणित विषय बालक में तर्क शक्ति विकसित करता है। जी हाँ करता है। देखिए आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन जैसे कि अभी जस्ट हमने ये किया होगा, लेकिन बात ये है कि थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके, आपको थोड़े से ऑप्शन में चेंज करके, थोड़ी सी लैंग्वेज क्वेश्चन की चेंज करके क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, फिर आपको समझ के उसके राइट आंसर देने कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। सेम लगती है लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। चलिए देखते हैं अंकगणित का पाठ्यक्रम में महत्व है। नंबर ए ऑप्शन, गणित विषय बालक में तर्क शक्ति विकसित करता है। नंबर बी ऑप्शन, यह विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक है। नंबर सी ऑप्शन, व्यावहारिक जीवन में उपयोगी है। नंबर डी उपयुक्त सभी। तर्क शक्ति विकसित होती है गणित से, और विज्ञान का जो अध्ययन है वो तो मैथ के बिना हो ही नहीं सकता। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, उनका जो आधार ही मैथ होता है। व्यावहारिक जीवन में भी तो उपयोगी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ये है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस में गणित विषय का स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं हो रहा है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें आपको ये देखना है कि गणित विषय का यानी कि गणित के जो रूल्स है, जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग हो गया, उनकी जो लैंग्वेज होगी, इन ऑप्शंस में से किस में गणित का उपयोग नहीं हो रहा है, इन ऑप्शंस को हमें देखना पड़ता है। देखिए एग्जाम में अगर आपके 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड्स के आते हैं तो उनमें 4 तो ऐसे होने वाले हैं जो बहुत ही इजी होंगे, 4 ऐसे होंगे जो मिडल होंगे, और 2 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जो बहुत ही हाई होने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन लगभग आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है कि किस विषय का स्पष्ट रूप से पूछा गया हमसे कि निम्न में से किस में गणित विषय का स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं हो रहा है। इन ऑप्शंस में से किस में स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं हो रहा है गणित का। नंबर ए ऑप्शन, लाभ या हानि ज्ञात करना। नंबर बी ऑप्शन, तराजू से भार ज्ञात करना। नंबर सी ऑप्शन, दौड़ लगाना। नंबर डी, सब्जी खरीदना। जैसे कि लाभ हानि ज्ञात करना, ये तो इसमें तो स्पष्ट रूप से मैथ दिखाई दे रही है। नंबर बी, तराजू से भार ज्ञात करना, जैसे कि किलो हो गया, ग्राम हो गया,
केजी, ग्राम, ये सारे जो वेट है वो तो तराजू से ज्ञात करते थे। इसमें भी मैथ स्पष्ट रूप से है। दौड़ लगाना और सब्जी खरीदना कितने किलो सब्जी चाहिए भाई, 1 किलो। इस तरह से हम मार्केट में मार्केटिंग करते हैं तो उसमें होता है, तो इसमें भी मैथ यूज हो रही है। तो हमारे पास सी ऑप्शन दौड़ लगाना, हालांकि इसमें भी है मैथ कि वो उसने कितने घंटे दौड़ की, उसने कितने किलोमीटर दौड़ की, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसमें नहीं उपयोग हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर है नंबर सी। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की भाषा है। हमसे ये पूछा गया कि गणित की भाषा किस प्रकार की है। ये पूछा गया क्षेत्र के अनुसार अलग अलग। क्या ऐसा होता है कि गंगानगर में श्री गंगानगर में कौन सी बोल रहे हैं, डूंगरपुर में कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, राजस्थान में कौन सी है, गणित के बारे में कौन से जो संकेत यूज कर रहे हैं, और वो इंडिया में कौन से हैं, विदेशों में कौन से हैं, ऐसा होता है? जी नहीं होता है। क्षेत्र के अनुसार अलग अलग नहीं होती है। नंबर बी है संपूर्ण विश्व में एक समान। क्या सारे विश्व में सार्वभौमिक ये लैंग्वेज एक प्रकार है? ये भी देखते हैं। नंबर सी ऑप्शन विभिन्न शैक्षणिक सत्रों के अनुसार। जैसे कि ये होता है क्या, प्राइमरी लेवल में हमने तो पढ़ा दिया कि आपको ये गिनती पढ़नी है, पहाड़ी पढ़नी है, और फिर अपर प्राइमरी में पढ़ा दिया कि आपको जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, और उससे भी हाई लेवल की जो क्लासेस है उसमें हमने पढ़ा दिया कि आपको ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री इनके बारे में करना है। ये कह रहा है कि विभिन्न शैक्षिक सत्रों के अनुसार उसकी भाषा अलग होती है। नहीं, जो स्टार्टिंग जो आधार होता है वो तो सारों में सेम ही रहता है, उसी के आधार पर आगे मैथ जो है बढ़ती रहती है। नंबर डी पूछा है कि बालक की मातृभाषा के अनुसार क्या जो बच्चे की माँ बोल रहे हैं, बच्चे का परिवार, बच्चे का समाज, बच्चे का समुदाय जो लैंग्वेज बोल रहा है उसके आधार पर मैथ की लैंग्वेज होती है। तो ये भी नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर है संपूर्ण विश्व में एक समान। मैथ एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो सार्वभौमिक है, और सभी जो विश्व है सारे विश्व में एक समान रूप से ये अपनाई जाती है। इसके सूत्र, संकेत, सिद्धांत होते हैं वो सभी देशों में एक समान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा इसका राइट आंसर है नंबर बी। नंबर 17 क्वेश्चन हमारा, इसमें देखते हैं निम्न में से गणित शिक्षण के दौरान बालकों को किसी प्रकरण का अध्ययन करवाने से पूर्व आदर्श शिक्षक को किस मुख्य बिंदु पर ध्यान देना होता है। जैसे कि आप क्लास में गणित शिक्षण करवा रहे हैं तो उसको करवाने से पूर्व ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से हमने देखना है कि गणित शिक्षण करवाने से पूर्व आपको क्लास में एक आदर्श शिक्षक को किस मुख्य बिंदु पर ध्यान देना है, कि इसका जो मेन पॉइंट है कौन से इस मेन पॉइंट पर हमको ध्यान देना है। चलिए देखते हैं। नंबर ए ऑप्शन, उस प्रकरण के उद्देश्य का ज्ञान। हाँ, उस प्रकरण हम पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले ही हमने उसके जो एम्स है, जो उसके एम्स हमें अचीव करने हैं वो हमें पहले निर्धारित होने चाहिए। नंबर बी है संबंधित प्रकरण के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि का ज्ञान। हाँ, एक शिक्षक को शिक्षण विधि का ज्ञान भी होना चाहिए। नंबर सी संबंधित प्रकरण के प्रश्न बैंक का ज्ञान। ये थोड़ा सा इसमें नहीं लग रहा है क्योंकि प्रश्न बैंक का ज्ञान ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है ये उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन होने वाला ही नहीं है। चलिए ध्यान से देखते हैं दोबारा कि पूर्व अध्ययन करवाने से पूर्व, यानी कि आप क्लास में जा रहे हैं तो उससे पूर्व आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए। शिक्षण विधि भी आपके पास होनी चाहिए, प्रश्न बैंक यानी कि आप सब कुछ करा दें उसके बाद ठीक ठाक होनी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वो है प्रकरण के उद्देश्य के ज्ञान। जब हमारे पास उद्देश्य ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। जैसे कि BD भाटिया, बलदेव भाटिया ने कहा है कि उद्देश्य विहीन शिक्षक, कि जिस शिक्षक के पास उद्देश्य नहीं है वो उस पतवार विहीन है, नाव के समान है जिसे अपनी मंजिल का पता नहीं है। तो इस प्रकार से उनके भी ये विचार है। तो हमें जो क्लास में जाने से पूर्व सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है वो है हमें उनके उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, विद्यार्थियों में मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है। विद्यार्थियों में मनोवृत्तियां, जैसे देखिए अभिवृत्ति हो गई, अभिवृत्ति, नजरिया, दृष्टिकोण जिसे हम बोलते हैं, नजरिया भी बोल सकते हैं, दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं, मनोवृत्ति भी बोल सकते हैं। इन सभी का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है। गणित के जो विभिन्न पक्ष जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये सारे जो पक्ष हो गए उनमें जो मनोवृत्ति है उसका विकास गणित के कौन से पक्ष से होने वाला है। ज्ञानात्मक पक्ष, इसमें तो सिर्फ उसको ज्ञान होता है, अवबोध होता है, नॉलेज होता है उस चीज के बारे में। भावात्मक पक्ष, इसमें उसके भाव जो होते हैं वो रहते हैं। क्रियात्मक पक्ष, जब वो कुछ क्रियाएं करता है अपने हाथ से, जो कुछ काम करता है उसमें क्रियाशील रहता है तो वो क्रियात्मक पक्ष होता है। और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर है वो है भावात्मक पक्ष। जब भी आ जाए मैथ की टीचिंग मेथड्स हो, चाहे और भी सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड्स हो, उसमें पूछा जाए कि मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, दृष्टिकोण, नजरिया, इन सभी के बारे में पूछा जाए तो वो हमेशा भावात्मक पक्ष ही होता है। तो राइट आंसर है भावात्मक पक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गणित शिक्षण के दौरान एक बालक लगातार प्रश्न पूछना
एक बालक का लगातार प्रश्न पूछना किस उद्देश्य प्राप्ति का सूचक है। अब क्लास में गणित शिक्षण करवा रहे हैं और एक बालक है जो आपसे बार बार गणित के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये उसकी किस उद्देश्य की प्राप्ति का सूचक है। चलिए देखते हैं। नंबर ए ऑप्शन अभिवृत्ति, नंबर बी अभिरुचि, नंबर सी अवबोध, नंबर सी डी ज्ञानोपयोग। देखिए लगातार प्रश्न पूछना, हम भी कोई भी चीज़ है उसको बार बार क्यों पढ़ते हैं, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी उसमें क्या होती है, रुचि होती है। जिस सब्जेक्ट में हमारी रुचि होती है हम उसको यानी कि बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ जानने की हम कोशिश करते हैं। और ये बच्चा बार बार प्रश्न पूछ रहा है क्योंकि वो जिज्ञासु है उस चीज़ के बारे में जानने के लिए, उस सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए। जिज्ञासु क्यों है, क्योंकि उसकी उसमें रुचि है। रुचि किससे होती है, अभिरुचि से। तो इसका राइट आंसर क्या है, अभिरुचि, क्योंकि वो लगातार प्रश्न पूछ रहा है, इससे उसकी मैथ में अभिरुचि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनरावृत्ति प्रश्न करने का उद्देश्य क्या होता है। पुनरावृत्ति हम क्लास में जैसे कि आपने एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, उसके या तो आप बीच में उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर पूरा चैप्टर करवाने के बाद लास्ट में हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो इसमें यह पूछा गया कि पुनरावृत्ति प्रश्न कराने का क्लास में क्या महत्व होता है। नंबर ए ऑप्शन है ज्ञान प्रदान करना, नंबर बी ऑप्शन है विषय वस्तु को समझना, नंबर सी ऑप्शन प्राप्त ज्ञान को उपयोग हेतु, नंबर डी ऑप्शन प्रश्न को याद करवाने हेतु। तो देखिए हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि प्रश्न को याद करवाने हेतु। ये तो होता ही नहीं है, याद करवाना रटना ऐसा तो बहुत ही नॉर्मल लेवल पे होता है, ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। नंबर सी कह रहा है कि प्राप्त ज्ञान को उपयोग हेतु, नंबर बी कह रहा है विषय वस्तु को समझना। ये भी थोड़ा सा कम वैल्यू वाला आंसर लग रहा है। नंबर ए है ज्ञान प्रदान करना। हाँ, ज्ञान प्रदान करना हो सकता है, लेकिन पुनरावृत्ति प्रश्न का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या मुख्य एम होता है, उसके बारे में पूछा गया। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि प्राप्त ज्ञान के उपयोग हेतु। हाँ, पुनरावृत्ति प्रश्न जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा बता रही हूँ, जैसे कि आपने क्लास में आज करवा दिया जोड़ के बारे में करवा दिया, फिर आपने वो पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद बच्चों से पूछा कि जैसे आपके पास ये बॉल दी हुई है, आपने कुछ बना के दे दिया बच्चों को, जैसे कि मान लो ये बॉल है, तो आपने बच्चों से पूछा कि ये कितने हैं, तो बच्चे उन्हें फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से वो बताएंगे कि ये 5 है। फिर आपने उनको कोई दुकान का एग्जाम्पल दे दिया, कोई खेत का एग्जाम्पल दे दिया, इससे बच्चे वो आगे करते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या गया, पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसको वो कैसे उपयोग कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या है, नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह पूछा कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य। यहाँ पे उद्देश्य नहीं, यहाँ पे है उपयोगिता। यह पूछा गया है कि गणित शिक्षण जो है, ये हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें से इन सभी में उपयोगिता किस प्रकार की है। देखिए वैसे ऑप्शन देखें तो इन चारों में गणित की उपयोगिता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगिता इन सभी में भी द बेस्ट जो है ऑप्शन वो कौन सा है। तो हम देखते हैं। नंबर ए सांस्कृतिक उपयोगिता। हाँ, इसमें भी होता है हमारी संस्कृति, जैसे कि संस्कृति के बहुत सारे जो फैक्ट्स हो गए उसमें भी ये उपयोगी है। व्यवहारिक उपयोगिता, हाँ व्यवहारिक उपयोगिता में मैथ उपयोगी है। बौद्धिक उपयोगिता, हाँ तर्क शक्ति और बुद्धि का विकास करता है। अनुशासनात्मक उपयोगिता, हाँ मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें अनुशासित रखता है, हमें स्टेप बाय स्टेप काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो इन सभी का जो ऑप्शन देखें, इसमें भी मैथ हो सकता है, इसमें भी है और डी नंबर में भी है। लेकिन ये जो हम देखें अनुशासन, हमारी बौद्धिक जो व्यवहार, हमारी संस्कृति, ये जो तीनों है वो हमारे व्यवहारिक पक्ष में ही शामिल है। तो इसका राइट आंसर है व्यवहारिक उपयोगिता। इन सभी का जो सम्मिलित रूप है वो हमारे व्यवहार में दिखाई देता है, और हम इन सभी को सम्मिलित करके हमारा व्यवहार कैसे करते हैं। तो इस तरह से गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है व्यवहारिक उपयोगिता। राइट आंसर है नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी को गणित के तथ्यों, शब्दों, संकेतों आदि का ज्ञान हो चुका है। विद्यार्थी को किस उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है। चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा कि विद्यार्थी को गणित के तथ्य, शब्द और संकेत, शब्द गणित की भाषा और गणित के संकेत, जैसे कि ये जोड़ हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, परसेंटेज हो गया, इन सभी के बारे में बच्चे को क्या है, ज्ञान हो चुका है। तो ये किस उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है। क्या कौशल संबंधी प्राप्य उद्देश्य है, नंबर बी प्रयोगात्मक प्राप्य उद्देश्य है,
नंबर सी ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य है। नंबर डी व्यक्तित्व संबंधी प्राप्य उद्देश्य है। किन उद्देश्यों की प्राप्ति हो चुकी है, चलिए देखते हैं। कौशल संबंधी प्राप्य उद्देश्य। कौशल, बच्चे का कौशल कब विकसित होता है, जब उसने ज्ञान ग्रहण किया और उसके बाद वो उसको करके देखता है, वो खुद क्रियाशील होता है, कुछ क्रिएशन करता है, तो ये कौशल संबंधी प्राप्य उद्देश्य है। नंबर बी प्रयोगात्मक उद्देश्य है। प्रयोगात्मक उद्देश्य है, वो प्रयोगशाला में, लाइब्रेरी में जाके कुछ प्रयोग करके देखता है, कुछ सिद्धांतों के आधार पर करता है, तो क्या ये उद्देश्य है। नंबर सी ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य है। नंबर डी व्यक्तित्व संबंधी प्राप्य उद्देश्य। तो इसका जो राइट आंसर है, देखो ये कह रहा है कि इन सभी का उसे ज्ञान हो चुका है, वो उसके बारे में नॉलेज ले चुका है, अंडरस्टूड कर चुका है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर वो है ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य। देखिए जो प्राप्य उद्देश्य हैं, टीचिंग मेथड्स है, जैसे कि मैथ के हो गए, हिंदी के हो गए, साइंस के, जो भी टीचिंग मेथड्स है उसके जो प्राप्य उद्देश्य हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है उनका जो वर्गीकरण किया था बीएस ब्लूम ने, तो उसी का जो है एक ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्लास आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल लेट्स टू स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी क्लासेस जो है आपको रूटीन बाय रूटीन मिलती रहें और स्टेप बाय स्टेप हम जो है इस अपनी जो प्रक्रिया उसको आगे जारी रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से अंकगणित की मूलभूत संक्रिया है। अंकगणित जो हमने अभी पीछे देखा था, जैसे कि जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, ये सारे जो पूछे हैं, तो इनमें पूछा कि अंकगणित की मूलभूत संक्रिया। हमने अभी बताए थे गणित की जो 2 मूल फैक्ट्स होते हैं, संख्या ज्ञान, एक तो होता है संख्या ज्ञान और दूसरा होता है संक्रिया ज्ञान। दूसरा कौन सा है, संक्रिया ज्ञान। तो इन जो संक्रिया ज्ञान है उसमें जो पूछा गया कि संक्रिया ज्ञान के कौन से पार्ट हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि जोड़, घटा, गुणा, भाग। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन है जोड़, घटा, भाग, वर्ग नहीं है, ए ऑप्शन नहीं है। बी नंबर योग, घटा, गुणा, भाग, हाँ योग, घटा, गुणा, भाग हो रहा है, लेकिन आपको बाकी भी ऑप्शन पढ़ने हैं, कहीं उनमें कोई रट ना मिल जाए। नंबर सी है जोड़, घटा, वर्गमूल, गुणा, वर्गमूल आ गया, ये भी नहीं है। नंबर डी है जोड़, घटा, वर्गमूल और भाग, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा, नंबर बी योग, घटा, गुणा, भाग, यानी कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 नंबर। गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। हम क्लास में जो गणित मैथ टीचिंग करवाते हैं, तो उसमें बच्चे की भाषा जो है उसकी समझ कैसे होती है उसके बारे में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1 गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना। नंबर बी विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना। नंबर सी प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना। नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं। गणित यह कह रहा है कि गणितीय क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से करना। हाँ, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें हर एक काम को क्रमबद्ध रूप से करने के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है, हमें हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करता है। तो मैथ में अगर हम कोई भी क्वेश्चन भी उठा लें तो उसको भी हमें अगर करना तो स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ता है, तभी हमारे पास राइट आंसर आने वाला है। तो इसलिए कोई भी क्रिया है उनको क्रमबद्ध रूप से वो बच्चा समझ सकता है, तो इससे भी उसकी एक लैंग्वेज क्रिएट होने वाली है, वो उसको अपने व्यवहार में लाने वाला है। नंबर बी ऑप्शन है विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना। विभिन्न दशाएं कि जो मैथ की क्लास चल रही है उसमें बच्चा कैसे समझ रहा है, फिर उसके बाद वो घर पे जा रहा है तो घर पे उसके जो बहुत सारे काम हो गए रूटीन वाले, तो उसमें वो मैथ को टाइम में, मिनटों में, सेकंड में कैसे वो सॉल्व कर रहा है, कैसे वो देख रहा है। मार्केट में जा रहा है तो कैसे वो लेन देन कर रहा है, कैसे प्रॉफिट लॉस का वो जो अनुमान लगा रहा है। तो ये सारे जो है धीरे धीरे करके बच्चे की एक मैथ की जो लैंग्वेज क्रिएट करते हैं। तो इनमें भी मैथ उपयोगी है, इससे भी गणितीय भाषा की समझ विकसित हो रही है। नंबर सी है प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना। प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, विचार भी बोल सकते हैं और तथ्य भी बोल सकते हैं, फैक्ट्स भी बोल सकते हैं। प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट्स, बच्चा हर एक कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्लियर कर रहा है, उनको क्लियर करने के बाद वो कैसे उनको संकेत में शामिल कर रहा है। जैसे कि हमने बच्चे से एक सवाल पूछा कि आप मान लो दुकान पे गए हो या फिर मार्केट जा रहे हो, कोई किसी शॉप पे गए, तो आपको मतलब आपके पास 5 रुपए थे, आपने उनमें से 2 रुपए की टॉफी ले ली, तो आपके पास कितने बचे। तो बच्चा पहले ये देखेगा, पहले ये करेगा कि उसके पास 5 रुपए थे, उनको वो संकेतों में
संकेतों में लिख के देख रहा है। कैसे 5 रुपए थे, उसमें से 2 की टॉफी ले ली, तो बच्चे कितने, यानी कि बच्चे कितने, वो फिर समझेगा कि इसके लिए कौन सा संकेत आने वाला है, माइनस का आने वाला, फिर वो बताएगा मेरा राइट आंसर कि इसके लिए हमारे पास 3 रुपए बचने वाले। ऐसे करके वो उनको संकेतों में प्रकट कर रहा है। तो ये है कि गणित शिक्षण में गणितीय भाषा समझ के विकास तो आवश्यक है। ये सारे ही आवश्यक है जो बच्चे की स्किल को धीरे धीरे डेवलप करेंगे। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें गणित की भाषा की झलक है? देखिए, मैंने अभी बताया था कि 10 जो अगर हो सकता है 10 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके टीचिंग मेथड्स के एग्जाम में, तो 4 तो नॉर्मल होंगे, 4 मिडल में रहने वाले हैं और 2 जो है बहुत ही जो है हाई के रहने वाले हैं। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन है, कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे आपको राइट आंसर पता लग गया होगा। चलो हम देखते हैं ऑप्शन। राम खाना खा रहा है, कोई गणित नहीं है। नंबर बी, श्याम कोटा जा रहा है वही, कोई इसमें भी कोई गणित नहीं है। नंबर सी, यात्रा के दौरान मीरा ने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमें इसके आगे वाली ऑप्शन भी पढ़ने जरूरी है। नंबर सी, डी कह रहा है कि श्याम और मोहन दोनों दोस्त हैं। देखिए, खाना खा रहा है, कोटा जा रहा है, दोस्त है, इनमें तो कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है। हमसे पूछे कि गणित की भाषा की झलक है, हमें स्पष्ट रूप से गणित दिखनी चाहिए। तो ये देखो, यात्रा के दौरान मीरा ने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। ये देखो 20 किमी जो मैथ का जो संकेत आया है, इसमें हमें ये लग रहा है कि इसमें गणित की भाषा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, हो गई कंप्लीट ये तो। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे एमसीक्यूज, बेस्ट टू बेस्ट एमसीक्यूज करने के लिए, अपनी तैयारी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद एक बार फिर से आपको सभी का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।